हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। सो आज हम बात करेंगे विंटेज कॉफ़ी के Q1 FY27 के रिजल्ट्स और कॉन कॉल के बारे में। ये कंपनी हम पिछले 2 क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं और अगर आपको डिटेल में इसका बिजनेस मॉडल और क्या कैपेक्स वगैरह की गाइडेंस कंपनी ने पास्ट में दी है वो जानना है तो आप मेरा लास्ट जो पहला वीडियो था इस कंपनी के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अगर बेसिकली समझे तो ये कॉफ़ी मैन्युफैक्चरर है जो मेनली B2B सप्लाई करती है कॉफ़ी, कुछ इंडिया में देती है और काफ़ी एक्सपोर्ट करती है और काफ़ी जगह एक्सपोर्ट करती है। इनका जोग्राफिकल मिक्स पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में है और ये काफ़ी तेज़ी से कैपेक्स कर रही है, अभी भी कर रही है और अगले 1-2 साल में भी करेगी, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम इसका गाइडेंस समझें कि FY27 के लिए कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया था, किस तरीके की सेल्स और मार्जिन्स के गाइडेंस थे, तो रेवेन्यू का गाइडेंस नहीं दिया था कंपनी ने, बट इनकी जो कैपेसिटी है वो FY26 के एंड में 6500 मेट्रिक टन कॉफ़ी की कैपेसिटी थी और कंपनी ने इस साल 4500 मेट्रिक टन की एक्स्ट्रा कैपेसिटी इंस्टॉल करी है। जो कंपनी ने गाइड किया था वो Q1 से ही पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगी। तो अगर आप देखें कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अराउंड 69-70% ग्रोथ की गाइडेंस थी और मार्जिन्स को लेके कैपेसिटी को लेके कंपनी ने गाइड किया था कि लास्ट ईयर में इनके एबिडा मार्जिन अराउंड 18-18.5% थे और कंपनी ने बोला था आगे जाके इस साल ये थोड़े से इंप्रूव होने चाहिए 1% के आसपास, तो 19-19.5 मैक्सिमम 20% तक एबिडा मार्जिन हो सकते हैं जो कि इंप्रूव होंगे इनके पैकेजिंग जो ये करते हैं, क्योंकि ये देखिए बल्क में भी सप्लाई करते हैं और कस्टमर को स्मॉल पैक्स में भी सप्लाई करते हैं। तो जितना वॉल्यूम इनका स्मॉल पैक्स में बढ़ेगा सप्लाई का उतना ही इनका मार्जिन बढ़ता है और बल्क में सप्लाई करते हैं तो मार्जिन थोड़ा कम रहता है। और इसके अलावा कंपनी का एक और कैपेक्स प्लान है जो कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करने वाली है, जिसको कि फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी बोलते हैं, जो कि प्रीमियम ब्रांड ऑफ कॉफ़ी है, प्रीमियम वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कॉफ़ी है, जो कि ज़्यादा हाई तरीके का उसमें ब्लेंड्स होते हैं, एरोमा डिफरेंट होता है जो कि थोड़ा हायर रेट पे बिकती है, जिसकी वजह से और मार्जिन्स बढ़ेगा और कैपेसिटी और बढ़ेगी। तो अगर सबसे पहले हम इसके रिजल्ट समझें Q1 FY27 के, तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो अराउंड 161 CR हुआ है और ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 57-58% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है और एबिडा अगर आप देखेंगे तो अराउंड 31 CR का हुआ है जिसमें कि 76% की ग्रोथ हुई है और पैट अगर आप देखेंगे तो अराउंड 46% से बढ़ा है, 20.8 CR का पैट आया है। तो देखें ग्रोथ अच्छी हुई है रेवेन्यू में, जो कंपनी ने गाइड किया एक तरीके से 69-70%, उससे थोड़ी सी कम हुई है बट हेल्दी ग्रोथ है 58% की। और पैट की ग्रोथ थोड़ी कम इसलिए हुई है क्योंकि कंपनी के लास्ट ईयर इस क्वार्टर तक टैक्स जो है कम बनता था क्योंकि उनके पुराने लॉसेज एक्यूमुलेटेड थे तो टैक्स परसेंटेज कम था। बट इस क्वार्टर से इनफैक्ट पिछले 2 क्वार्टर से उनका पूरी तरीके से टैक्स कंप्लीट 24-25% टैक्स बन रहा है। तो टैक्स क्योंकि कंप्लीट टैक्स लगा है इस क्वार्टर में तो पैट का ग्रोथ थोड़ी सी कम दिखाई दी है। और कंपनी ने अपने जो रिजल्ट्स निकाले थे साथ में एक प्रेस रिलीज निकाला था कि इन्होंने Q1 FY27 में जो इनका एडिशनल 4500 मेट्रिक टन की कैपेसिटी थी उसको पूरी तरीके से प्रोडक्शनाइज कर लिया है और 1 अप्रैल से ही कर लिया था और ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ है इनका क्वार्टर फर्स्ट से ही। तो रिजल्ट्स में एक जो पॉइंट मेनली जिसको लेके लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था सब इन्वेस्टर कम्युनिटी को, वो ये था कि ईयर ऑन ईयर तो हेल्दी ग्रोथ है बट अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें Q4 से Q1 में तो कोई ग्रोथ नहीं हुई है, हल्का सा डिक्लाइन ही हुआ है। और जबकि Q4 में एडिशनल कैपेसिटी नहीं थी और Q1 में एडिशनल कैपेसिटी आई है तो कुछ ना कुछ इनकी Q1 में ग्रोथ होनी चाहिए थी क्वार्टर एंड क्वार्टर, जो कि नहीं हुई है। ऑल दो सीजनली Q1 वीक होता है, लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे तो Q1 में Q4 के अगेंस्ट कोई ग्रोथ नहीं हुई थी बट स्टिल क्योंकि न्यू कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है तो कुछ ना कुछ ग्रोथ तो होनी चाहिए थी। और हाँ, एडिशनली ये भी पॉइंट है कि Q1 में इनका ईयरली मेंटेनेंस होता है जो कि प्लांट मेंटेनेंस हर साल Q1 में होता है। तो Q1 का बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोडक्शन है थोड़ा सा कम रहता है कंपेयर टू Q4 क्योंकि अराउंड इसमें 8-10 दिन का एनुअल प्लांट मेंटेनेंस होता है। बट उसके बाद भी सबको ये थोड़ा सा डाउट था कि अगर इतनी बड़ी नई 60% कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है, जो कंपनी ने बोला है अपने प्रेस रिलीज में भी कि पूरी तरीके से Q1 में कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है, तो कुछ ना कुछ ग्रोथ तो Q1 में दिखनी चाहिए थी कंपेयर टू Q4। तो ये हम कॉन कॉल में समझेंगे। और कंपनी ने प्रेस रिलीज में ये भी बोला था कि जो इनकी अगले साल कैपेसिटी आने वाली फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी की, उसको लेके प्लान इनका चल रहा है, एज पर प्लान चल रहा है, लैंड इनको मिल चुकी है और इन्होंने कुछ ऑर्डर्स भी दे दिए हैं मशीन एंड इक्विपमेंट्स के, जो अगले साल इनको डिलीवर होंगे। तो नेक्स्ट अगर हम कॉन कॉल पे चलें तो कॉन कॉल में स्टार्टिंग में ही जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने सबसे पहले सवाल यही बोला कि इस क्वार्टर में आपकी प्रोडक्शन कितना रहा, सेल्स कितना हुआ और ये क्यू ऑन क्यू सेल्स क्यों नहीं दिखाई दी। तो इसको कंपनी ने क्लियरली बताया कि उनकी ऑल दो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% रहा तो कंपनी ने जो प्रोडक्शन किया है वो
2400 मेट्रिक टन का पूरा प्रोडक्शन किया है इस क्वार्टर में, एक्सेप्ट जो प्लांट मेंटेनेंस रहता है उसको छोड़ के पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है। बट जो उनकी सेल्स हुई है वो 1850 मेट्रिक टन की हुई है। तो कंपनी ने बताया कि जो Q1 है वो लीन रहता है, क्योंकि कॉफ़ी की ग्लोबल डिमांड थोड़ी कम रहती है इस सीज़न में। तो जो इनके जबकि आगे आने वाले क्वार्टर्स में वो डिमांड बढ़ जाती है, तो इनके जो कस्टमर्स हैं हमेशा से ही इनसे Q1 में सेल्स कम लेते हैं, बट ये प्रोडक्शन पूरा करते हैं, क्योंकि ये आगे Q2 Q3 में वो जो प्रोडक्शन इस बार का एक्स्ट्रा करते हैं वो इनका सेल हो जाता है आगे से। बट ये क्योंकि इनका यूटिलाइजेशन ऐसा होता है कि कॉफ़ी का प्लांट 24 आवर्स चलता है ऑलमोस्ट, तो ये अपना कोई भी प्रोडक्शन लॉस नहीं होना चाहते, इसलिए ये Q1 में पूरा प्रोडक्शन करते हैं। तो उससे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो 2400 की पूरी प्रोडक्शन तो हुई है, बट सेल्स क्योंकि 1800 का ही हुआ है, तो जो रियलाइजेशन है सेल्स का वो पूरी तरीके से इस बार नहीं हो पाया है, इसलिए क्वार्टर एंड क्वार्टर कोई ग्रोथ नहीं दिखी है। बट इससे फुल ईयर की सेल्स पे फर्क नहीं पड़ता। ये जो इस क्वार्टर में सेल्स नहीं हुई है वो अगले क्वार्टर में सेल्स हो जाएगी सारी की सारी, और जो कंपनी ने पूरे साल की गाइडेंस दी है वो आराम से मेट हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो शुरू में ही कॉन कॉल के क्लियर हो गया। उसके अलावा फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का जो अगले साल का इनका प्लांट आने वाला है, उसको लेके किस मंथ से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, क्या कंपनी का प्लान है, फिर से लोगों ने पूछा। तो कंपनी ने बताया कि अगले साल Q1 में इसके ट्रायल्स करेंगे ये लोग, अप्रैल से लेके मई जून तक, और इनका एक्सपेक्टेशन है कि जून एंड तक इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए, या मैक्सिमम जुलाई तक। तो Q2 ऑफ नेक्स्ट ईयर FY28 से इनका फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का प्रोडक्शन एंड सेल्स शुरू हो जाएगा, और इन्होंने बोला है कि ऑलरेडी इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर दिए हैं, लैंड एक्वायर कर लिए, तो एज पर प्लान इनका चल रहा है ये। उसके बाद एक क्वेश्चन था इनका, कंपेयर टू कंपटीशन एबिडा को लेके, पर केजी जो इनकी सेल्स होती है, या पर केजी जो कॉफ़ी ये सेल कर पाते हैं, या पर केजी जो एबिडा इनको मिलता है उसको लेके। क्योंकि जो इनका एक कंपटीटर है CCL प्रोडक्ट्स, जो इंडिया में सबसे बड़ा कॉफ़ी का मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है, जो भी ऑलमोस्ट सेम बिजनेस मॉडल है उनका भी जैसा कि विंटेज कॉफ़ी का है, ऑल्दो उनका एक B2C ब्रांड भी है। तो उनका जो रियलाइजेशन है पर केजी वो कम है, इनका ज़्यादा है। तो इसका क्या रीज़न है, एनालिस्ट ने पूछा इनसे। तो दे टोल्ड कि देखिए हम कमेंट नहीं कर सकते कंपटीटर्स के ऊपर, बट पर केजी रियलाइजेशन डिपेंड करता है कि आप किन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट मिक्स क्या है, कितना परसेंट आप बल्क में बेच रहे हैं, कितना कस्टमर की पैकिंग में बेच रहे हैं, क्या एग्जैक्टली कस्टमर को रिक्वायरमेंट है आपसे। तो हमारा इस तरीके का मिक्स है कि हमारा रियलाइजेशन शायद ज़्यादा है उनसे, बट एग्जैक्ट रीज़न इन लोगों ने नहीं बताया कि ऐसा क्यों है। उसके बाद एक और एनालिस्ट ने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा इनसे कि क्या ऐसा यूनिक है इनकी कॉफ़ी में या इनके ब्लेंड में कि जो कस्टमर्स हैं ये इनकी तरफ भी आ रहे हैं कंपेयर टू द बिगेस्ट कंपटीटर जो इनका है, और क्या ये लोग कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से मीट करते हैं, या फिर कस्टमर जो इनको ब्लेंड बताता है क्या ये उसको पूरी तरह से अचीव कर लेते हैं। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग जवाब मैनेजमेंट ने दिया, जो मेरी भी एक नई लर्निंग हुई, कि इन्होंने बताया कि जो कॉफ़ी का एग्जैक्ट ब्लेंड है ये उनका खुद का प्रोप्राइटी है। कस्टमर इनको बस ये बताता है कि किस टाइप का एरोमा उनको चाहिए, किस टाइप की खुशबू, किस टाइप का स्वाद होना चाहिए। उसके बाद जो एग्जैक्ट ब्लेंड होता है कि कितने परसेंट चिकोरा पाउडर मिलाएंगे, या फिर कोई और एरोमा कितने परसेंट मिलाएंगे कॉफ़ी में, ये इनका खुद का प्रोप्राइटरी ब्लेंड होता है। ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इनका जो मिक्स होता है, जो इनकी रेसिपी होती है, ये इनकी खुद की प्रोप्राइटरी होती है, और ये कस्टमर्स की जो फाइनल एरोमा उनको मीट करना होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग से वो रेसिपी बना के कस्टमर को देते हैं, और ये रेसिपी कस्टमर को एग्जैक्टली ये शेयर भी नहीं करते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, और जस्ट हर कस्टमर का यूनिक होता है। एक कस्टमर की रेसिपी ये दूसरे को शेयर नहीं करते हैं, और इसी वजह से कस्टमर्स इनके यहाँ स्टिक रहते हैं कि जो अपनी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट इनको बताते हैं कि हमें इस टाइप का एरोमा चाहिए, ये अपनी R&D करके अपनी रेसिपी बना के उसको पूरी तरीके से मीट करते हैं। एंड दे टोल्ड कि 98% कस्टमर इनके रिपीट कस्टमर्स हैं, जो इनके पास हैं तो वो आसानी से जाते नहीं छिटक के इनसे दूर। तो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे पता चला कि ऑल्दो ये B2B मैन्युफैक्चरर हैं, और कॉफ़ी लगता है देखने में कि काफ़ी ज़्यादा कॉमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट है कि बस कॉफ़ी के बीन्स लेने हैं, उनको क्रश करना है, कुछ ड्राई वगैरह करके ओवन में ड्राई करके पाउडर बना के दे देना है। बट मुझे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चला कि इसमें भी कुछ ना कुछ प्रोप्राइटरी होता है, और जो कंपनी होती है उसका खुद का भी नो हाउ होता है, जिसको वो एक तरीके से लेवरेज करती है अपने मार्जिन्स को बनाने में। उसके बाद देखिए काफ़ी सारे एनालिस्ट ने अलग अलग तरीके से पूछा कि इस साल के एग्जैक्टली कितने सेल्स हो जाएगी, क्या सेल्स गाइड कर रही है कंपनी, और जो ऑर्डर बुक इनके पास है वो क्या है। तो कंपनी ने क्लियर किया कि इस साल के इनके पास पूरे साल की विजिबिलिटी है, ऑलरेडी ऑर्डर्स आ चुके हैं कस्टमर्स से, और इन्होंने बताया कि ऑर्डर बुक इनको साल भर की आ जाती है, बट जो प्राइसेस डिसाइड होते हैं वो हर क्वार्टर के डिसाइड होते हैं। तो अगर कॉफ़ी के कुछ प्राइसेस चेंज होते हैं हर क्वार्टर में, उसके हिसाब से ये किस रेट पे उनको सेल करेंगे वो डिसाइड होता है। और इनका कॉस्ट प्लस मॉडल है, तो अगर कॉफ़ी बीन्स के कुछ प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं मार्केट में, तो इनकी सेल्स पे थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है एब्सोल्यूट वैल्यू पे, बट एबिटा पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी कॉफ़ी के बीन्स के प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं, ये अपनी सेल्स प्राइस में उसका फैक्टर उसी तरीके से लगा देते हैं।
और जैसे कि इन्होंने बताया कि पूरे साल के इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक है, तो पूरे साल की इनके पास विजिबिलिटी है। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि जो नेक्स्ट ईयर से इनका फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी शुरू होने वाला है, उसके भी इनको कस्टमर से ऑर्डर बुक या एक तरीके से लेटर ऑफ इंटेंट 70-80% ऑफ देयर कैपेसिटी ऑलरेडी इनको मिल चुका है। तो अगले साल की फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का भी 70-80% विजिबिलिटी इनके पास है। और फिर एक एनालिस्ट ने पूछा कि कितना इस साल का इनका टोटल सेल्स का वैल्यू हो सकता है, तो जैसे कंपनी ने बताया कि अराउंड 65-70% प्रोडक्शन इस साल ज़्यादा रहेगा पिछली बार से, और इनकी अब 65,500 प्लस 4,500 अराउंड 11,000 मेट्रिक टन है, उसमें से 90-95% ये लोग यूटिलाइज़ करेंगे इस बार। तो 10,000 से लेकर 10,500 मेट्रिक टन का टोटल प्रोडक्शन रहेगा। और जो अभी कॉफ़ी के प्राइसेस चल रहे हैं, अगर उसी को प्रोजेक्ट करते हैं पूरे साल के लिए, तो अराउंड आसानी से 900 करोड़ के इनकी सेल्स हो जानी चाहिए। और अगर कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली सेल्स का वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो लास्ट ईयर FY26 में उन्होंने 1560 करोड़ के करीब सेल्स करी थी, और FY27 में कंपनी गाइड करी कि कंफर्टेबली 900 CR की सेल्स इनकी हो जाएगी। उसके अलावा मार्जिन्स को लेकर कंपनी से पूछा गया, तो कंपनी ने वही बोला कि जितने मार्जिन इनके लास्ट ईयर थे उससे 0.5 से 1% मार्जिन इंक्रीज होने चाहिए इस आने वाले साल में, बिकॉज इनका धीरे धीरे जो प्रोडक्ट मिक्स से चेंज हो रहा है कि ये स्मॉल पैकेजिंग में सप्लाई करते हैं कंपनी को। और इन्होंने बताया कि Q1 में अराउंड इनका 45% ऑफ टोटल सेल्स बल्क में हुई थी और 55% स्मॉल पैकेजिंग में हुई थी, और ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है रेशियो कंपेयर टू लास्ट ईयर, और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इंक्रीज होता रहेगा। तो इनका जो EBITDA मार्जिन है थोड़ा सा 1% बढ़ना चाहिए कंपेयर टू लास्ट ईयर। और साथ में जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी अगले साल आने वाला है उसका रेवेन्यू कैसा होता है, तो कंपनी पहले भी बता चुकी है, उन्होंने फिर से बताया कि जो पर केजी रियलाइजेशन होता है, पर केजी जो सेलिंग होती है, वो अराउंड 30% ज़्यादा होती है इन केस ऑफ फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी। 28-32% उन्होंने बोला, तो ऑन एवरेज 30% ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ इनकी वजह से जो इनके मार्जिन होंगे वो भी बढ़ेंगे, तो इनका सेल्स भी ज़्यादा होगा और मार्जिन भी ज़्यादा होंगे फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी की वजह से। और जो FY28 है नेक्स्ट ईयर, जो कंप्लीट FY28 के एंड में इनके EBITDA मार्जिन इन्होंने गाइड किया कि 22, 23, 24% तक बन सकते हैं, जो कि अभी 19 से 20% तक है। तो कंपनी को दो तरीके के लेवर्स देखिए अगले 2 सालों में मिलने वाले हैं। FY27 में इनकी 60-70% सेल्स बढ़ेगी और EBITDA मार्जिन 1% से बढ़ सकता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसमें अराउंड फिर से 30-40% इनकी सेल्स बढ़ सकती है, और मार्जिन्स जो हैं पूरे वो 22-23% मार्जिन्स हो सकते हैं ऑन कंसोलिडेटेड लेवल। तो दोनों तरीके के लेवर्स इनको मिल रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है और सेल्स की ग्रोथ भी हो रही है। और एक इनसे क्वेश्चन पूछा गया, इनके जो कस्टमर हैं वो कितने ऐसे कस्टमर हैं जो डायरेक्टली B2C कंपनीज को ये देते हैं, और कितना पोर्शन है ये कुछ ट्रेडर्स वगैरह को देते हैं जो आगे फर्दर कॉफ़ी को सेल करते हैं किसी और को। तो कंपनी ने बताया इनके 90% सेल जो है वो डायरेक्टली B2C कस्टमर्स को होती है, जो कंपनियाँ एक्चुअली में कॉफ़ी मार्केट करती हैं, ब्रांड करके बेचती हैं, और 10% सेल्स सिर्फ ये ट्रेडर्स वगैरह वो करते हैं, जो आगे और ज़्यादा उसको फिर किसी और कंपनी को बेच के सेल करते हैं। और जो नेक्स्ट ईयर इनकी फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी की कैपेसिटी लग रही है 5,500 मेट्रिक टन की, वो जुलाई से कैपेसिटी प्रोडक्शन में आ जाएगी, नेक्स्ट ईयर जुलाई से। तो कंपनी ने बताया कि इसमें से अराउंड 60-65% कैपेसिटी यूटिलाइज़ कर लेंगे अगले साल में, क्योंकि अराउंड 8 मंथ्स 9 मंथ्स इनका प्रोडक्शन होगा। तो टोटल 100% में से 60-65% ये कैपेसिटी यूटिलाइज़ कर लेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर। तो कंपनी ने काफ़ी क्लियर गाइडेंस और काफ़ी क्लियर नंबर्स में बताया है कि FY27 में कितनी सेल हो सकती है और FY28 में कितनी सेल हो सकती है, और कितने EBITDA बन सकते हैं, ये भी आप काफ़ी आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना परसेंट, रियलाइजेशन ज़्यादा है और EBITDA मार्जिन कैसे बढ़ेंगे, इससे अगर कैलकुलेट करें तो काफ़ी आसानी से सेल्स एंड प्रॉफिट एस्टिमेट किया जा सकता है FY27 का भी और FY28 का भी। और उसके अलावा कंपनी ने पास्ट में ये बताया है कि जो FY29 है उसमें जाके ये जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का फेज़ 1 लगा रहे हैं, इसका फेज़ 2 भी लगा सकते हैं। अगर सब कुछ स्मूथली चला तो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का फेज़ 2 भी इनका FY29 में आएगा, विच विल बी अ फर्दर 5,500 कैपेसिटी ऑफ फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी। उसके बाद वर्किंग कैपिटल साइकिल और कैश फ्लो पॉजिटिव को लेके क्वेश्चन था। कंपनी का लास्ट ईयर कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ था और वर्किंग कैपिटल साइकिल इनकी अराउंड 120-130 डेज है। जो कंपनी से पूछा गया क्या ये इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक है, तो कंपनी ने ये बताया कि नॉर्मल जितने भी इंस्टेंट कॉफ़ी और ये कॉफ़ी मेकर्स होते हैं B2B,
कंपनी के हिसाब से 110 से लेकर 130 डेज़ के बीच में इसका वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है और हमारा भी 130 डेज़ के आसपास है, तो उतना ज़्यादा नहीं है। एंड दे आर टारगेटिंग कि 4-5 दिन शायद ये कम कर लेंगे, इस साल में 125 डेज़ तक आ जाएंगे। और कैश फ्लो पॉजिटिव ये लास्ट ईयर भी हो चुके हैं और इस साल भी ये लोग कैश फ्लो पॉजिटिव रहने का इन्होंने गाइड किया है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा कैश फ्लो पॉजिटिव में नहीं होंगे, क्योंकि जितना भी इनका एक्स्ट्रा कैश आ रहा है ये अपनी ग्रोथ में, वर्किंग कैपिटल में वापस पैसे लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैश जनरेट होगा, बट नेगेटिव नहीं रहेंगे कैश फ्लो में, ये पॉजिटिव रहेंगे। उसके अलावा जो कंपनी ने डेट का गाइडेंस दिया था लास्ट कॉन कॉल में भी कि इनको नई फैसिलिटी लगाने के लिए अराउंड 400 टू 450 करोड़ का डेट लेना होगा बैलेंस शीट में। जो 450 करोड़ का डेट लेना होगा और ये पूरा इन्वेस्ट करना होगा, तो उसमें से कंपनी ने बोला कि 150 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं इस नई फैसिलिटी के लिए, और अगले 2 क्वार्टर्स में और ये इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और ये डेट लेंगे। और जो फेज़ 2 मैंने बोला फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का, जो FY29 में आएगा फर्दर 5,500, उसके लिए कंपनी ने बोला कि जो हमने 450 करोड़ का डेट बोला है अभी, इससे फर्दर डेट इंक्रीज नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी इनफ कि इसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेट हो, कैश फ्लो जनरेट हो, उसकी वजह से ये फेज़ 2 शायद बिना डेट और बिना इक्विटी डाइल्यूट किए कर पाएँ। ऑल्दो कंपनी ने बोला कि ये अभी पूरी तरीके से फिक्स नहीं है, डिपेंड करेगा कि फेज़ 1 किस तरीके से रन होता है, और अगर ये सही रहा तो इनके जो कैश फ्लो जनरेट होंगे उससे ये फेज़ 2 का एक्सपेंशन कर पाएंगे। क्योंकि आई थिंक फेज़ 2 में उतना बड़ा कैपेक्स नहीं होगा, क्योंकि प्लांट और मशीनरी जो देखिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फेज़ 1 में ही एक बार होगा, जो कि फेज़ 2 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। फेज़ 2 में इनको सिर्फ मशीन और जो लाइन है उसको लेना होगा, बट जो पूरी बिल्डिंग है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो लैंड है वो एक ही बार में पूरी एक्वायर कर लेंगे, ताकि जो फेज़ 2 का कैपेक्स कम होना चाहिए कंपेयर टू फेज़ 1। उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन एनालिस्ट ने काफ़ी इंटरेस्टिंग पूछा फिर से। उन्होंने बोला कि आप ये फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी जो बनाने वाले हैं, ये आपकी 5,500 की जो कैपेसिटी लगा रहे हैं, वो टोटल कैपेसिटी, जो टोटल सप्लाई इन द वर्ल्ड, उसका कितना परसेंटेज है। और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि कंपटीटर्स आपके ऐसा बोलते हैं कि फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का जो पूरा मैकेनिज्म है, जो पूरा बनाने का तरीका है, पूरा रेसिपी है, इसको क्रैक कर पाना उतना आसान नहीं है। तो हाउ आर यू कॉन्फिडेंट कि आप क्रैक कर लेंगे? और कस्टमर्स ने जो आपको पहले से ही इन्होंने बोला LOI दे दी है, कमिटमेंट दे दिया फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का भी, वो उन्होंने कैसे दे दिया है, जबकि अभी तक आपने कुछ भी बनाया नहीं है, प्रोड्यूस करके उनको दिखाया नहीं है। तो उन्होंने बताया कि पहली जो वॉल्यूम है उस पे फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का जो ग्लोबल वॉल्यूम है वो अराउंड 2,50,000 मेट्रिक टन है साल का। तो इनका जो 5,500 मेट्रिक टन है, इट इज़ अराउंड 2.5%, जो कि बहुत ही कम है। तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल कॉफ़ी की कैपेसिटी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है, और ये 2,50,000 मेट्रिक टन की टोटल रिक्वायरमेंट है या टोटल कैपेसिटी है पूरे वर्ल्ड में, और इनकी कैपेसिटी बहुत छोटी है। और दूसरा इन्होंने बोला कि ये देखिए फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का ये लोग मशीनरी काफ़ी अच्छी जगह से ले रहे हैं वर्ल्ड में। और इन्होंने ये भी बोला कि ये जो कस्टमर्स हैं हमारे, काफ़ी पुराने कस्टमर्स हैं, जिनको हम अभी तक का जो स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी देते थे उससे उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है। बट साथ में उन्होंने ये भी क्लियर किया, जो LOIs मिली हैं और जो कमिटमेंट मिले हैं वो इस कंडीशंस के साथ मिले हैं कि जो क्वालिटी है और जो एरोमा की रिक्वायरमेंट है फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी की, वो ये कंपनी मीट कर लेगी, तभी वो ऑर्डर्स वो फुलफिल करेंगे। अगर ये कंपनी वो क्वालिटी और जो रिक्वायरमेंट है फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी की वो नहीं मीट कर पाई, तो ऑब्वियसली वो LOI के अगेंस्ट ये सप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट कंपनी ने बोला कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो मीट कर लेंगे उसको, और टेक्निकल ही वो रन करके दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट कर लेंगे। और कंपनी ने बोला जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी के इनको नए ऑर्डर्स आए हैं, अराउंड जो 2 न्यू कस्टमर्स आए हैं जो इनको ऑर्डर देने के, और 5 इनके ओल्ड कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी इनसे लेते हैं, उन्होंने इस फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का इनको ऑर्डर दिया है। तो ये कंपनी की ओवरऑल कॉन कॉल रही। तो आप कॉन कॉल से ये समझ सकते हैं कि जो शुरू में क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि क्वार्टर इन क्वार्टर ग्रोथ क्यों नहीं हुई, वो कंपनी ने काफ़ी क्लियरली बताया। और जो भी इनके सेल्स के गाइडेंस थी, कैपेक्स की गाइडेंस थी, जो ऑलरेडी वो पिछले क्वार्टर में ही बता सके थे, वो सारा उन्होंने रीटेरिएट किया, फिर से बताया कि एज पर प्लान सब कुछ जा रहा है, कुछ भी डिले नहीं है। और FY27 में कितनी सेल्स हो सकती है, FY28 में कितनी सेल्स हो सकती है, ये सब इन्होंने काफ़ी क्लियरली बताया। तो अब एक थोड़ा सा अगर इस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस भी कर लें बेसिस ऑन देयर सेल्स एंड प्रॉफिट गाइडेंस, तो अगर हम इनकी जस्ट एक एस्टिमेशन करने की कोशिश करते हैं कि FY27 के एंड में कैसे सेल्स एंड प्रॉफिट रहेंगे और क्या वैल्यूएशन होगी, और FY28 का भी एक बार वैल्यूएशन करके देख लेंगे। ऑल्दो 1-2 साल आगे का इतना करना नहीं चाहिए, बट कंपनी ने जो क्लियरली गाइड किया है उसके हिसाब से क्या निकल के आता है हम एक जस्ट देख सकते हैं एक बार। तो FY27 के लिए जो ऐसे ऑलरेडी 850 to 900 करोड़ की सेल्स इन्होंने बोला, आई थिंक 900 CR आराम से हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी के प्राइसेस भी थोड़े बढ़ रहे हैं टाइम के साथ। और इन्होंने EBITDA मार्जिन बोले हैं
20 to 21%, आई थिंक 19 to 20%। तो EBITDA अगर 19.5 मान लेते हैं तो अराउंड 170 CR के आसपास इनका EBITDA हो जाना चाहिए। और अगर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस करेंगे तो PBT अराउंड 155 CR के आसपास होना चाहिए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 110 CR होना चाहिए। तो FY27 का अप्रॉक्सीमेटली हमने 110 CR निकाला है। ऑब्वियसली नंबर्स वेरी कर सकते हैं, दिस इज जस्ट एन एक्सरसाइज दैट वी आर डूइंग टू अंडरस्टैंड। तो करंटली कंपनी का 2200 करोड़ के करीब मार्केट कैप है, तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी 20 के आसपास निकल के आता है और ग्रोथ हो रही है अच्छी, 60% के आसपास सेल्स ग्रोथ है अगर आप देखेंगे, और प्रॉफिट ग्रोथ शायद 50% के आसपास हो, क्योंकि लास्ट ईयर FY26 में इनका पूरे साल का जो टैक्स बना था वो 19% ही बना था, क्योंकि थोड़ा इनको टैक्स बेनिफिट पिछले साल से मिलता हुआ आ रहा था। बट इस साल इनका पूरा 25-26% टैक्स बनेगा, तो प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी कम हो सकती है सेल्स ग्रोथ से। तो सेल्स ग्रोथ 60% प्लस होनी चाहिए और प्रॉफिट ग्रोथ 50% प्लस होनी चाहिए। और अगर FY28 का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जो इन्होंने फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का 5500 मेट्रिक टन का 5500 मेट्रिक टन के कैपेसिटी को हम 60% यूटिलाइज कर लेंगे, और वो जो यूटिलाइजेशन है वो 30% ज़्यादा रेवेन्यू लुक्रेटिव होगा। तो अगर हम इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन करें तो FY28 का जो पूरा सेल्स का नंबर निकल के आएगा विद करेंट कॉफ़ी रेट जो इन्होंने बताया था, वो अराउंड 1250-60 CR के आसपास आएगा। और तब हम 22-23% के EBITDA मार्जिन्स को अगर एज्यूम करते हैं तो इनके EBITDA अराउंड 280 करोड़ के आसपास आने चाहिए। और तब इनका डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि 400 करोड़ का इन्होंने डेट ले लिया होगा उस प्लांट को लगाने के लिए, और वो प्लांट का डेप्रिसिएशन भी साथ में चल रहा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रहेगा। 30 CR कुछ अप्रॉक्सीमेटली मैंने एज्यूम कर लिया है। तो इनका PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स अराउंड 210, 215, 220 करोड़ के आसपास आना चाहिए, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 160, 165, 170 CR के आसपास आना चाहिए। और उसके बेस पे अगर आप करंट पी निकालेंगे, फॉरवर्ड पी निकालेंगे, 2 साल आएगा तो अराउंड 13 के आसपास का पी निकलता है। तो इन वैल्यूएशन पे कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है, बट देखिए एग्जीक्यूशन रिस्क है पूरा। कंपनी काफ़ी ज़्यादा डेट लेने वाली है। अगर ऑर्डर्स में कुछ ऊपर नीचे हो गया, कॉफ़ी की सप्लाईज में कुछ ऊपर नीचे हो गया, रेट थोड़े से कॉफ़ी के ऊपर नीचे हो गए, तो ये जो पूरा इन्होंने प्लांट्स और मशीनरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है, अगर कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हुई तो ये डेप्रिसिएशन और ये जो इंटरेस्ट देना है ये प्रॉफिट को काफ़ी कम कर सकता है। तो ये एक पूरा रिस्क है, बट हर क्वार्टर हमको ट्रैक करते जाना है कि क्या कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है, नहीं कर रही है। और इसी तरीके से तो आप एक्टिव इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आपको ट्रैक करना होगा, देखना होगा हर क्वार्टर में क्या जो कंपनी ने गाइड किया वैसे कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। ऑर्डर बुक में कोई चेंज तो नहीं हुआ, जो ये डेट लेने वाले हैं वो फ़ायदा ही देने वाला है इनको, कहीं इनके लिए प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला अगर इनकी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं करी। तो आज के टाइम पे देख के एक अट्रैक्टिव बिट लगती है, बट ये कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए, कोई भी गाइडेंस नहीं है। आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या ये कंपनी आप अपनी वॉच लिस्ट में पार्ट बनाना चाहते हैं, क्या इसको आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछिए। बट इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे कंपनीज की कॉन कॉल को समझ सकते हैं, फ्यूचर गाइडेंस से कैसे हम रेवेन्यू जनरेशन निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और कैसे उसको करेंट तरीके से वैल्यू कर सकते हैं। और देखिए वैल्यूएशन तो एक तरीके से एक एक्सरसाइज है जो अपने माइंड में हम करते हैं कुछ वैल्यू निकालने के लिए, बट अल्टीमेटली आपको देखना है कि क्या कंपनी का धंधा अच्छा करने वाला है, क्या उसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, सेल्स बढ़ने वाली है, क्या जो उसकी बढ़ने की स्पीड है क्या वो और तेज़ होने वाली है। आज जितनी सेल्स की ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर में, क्या कल को उससे और ज़्यादा तेज़ी से उसकी ग्रोथ होने वाली है। इस तरीके से आपको सब्जेक्टिवली हमेशा देखते हुए जाना है साथ में नंबर्स के साथ साथ, क्योंकि ये सारी की सारी एक्सरसाइज अल्टीमेटली बहुत सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और पूरा जो कंपनी का माहौल है वो कैसा है वो आपको अल्टीमेटली जज करना है, जो मैं हमेशा आपको हर वीडियो में गाइड करता हूँ। तो आगे भी Q1 FY27 के काफ़ी सारे कंपनीज के रिजल्ट्स एंड कॉन कॉल्स हो रही है, हम धीरे धीरे वीडियोस बनाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा मेरी वॉच लिस्ट की जो भी मैक्सिमम कंपनीज है मैं वीडियो बना के यहाँ पे कवर करूँ। तो आपके कोई कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे कर सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेरीज पूछनी है, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।